हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमारी सीटेट की सुपर सीरीज़ का आज ये 10th पार्ट है, जिसमें हम 17 जनवरी 2023 को हुए सीटेट के पेपर का मैथ का पार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। when we add 1 to 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए, जो हमने कल पेपर किया था 13 जनवरी का, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था, बस उसमें क्या था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दिया हुआ था और इसमें हमें क्या गिवन है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर हमें वी एड वन ऐड करना है। तो 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर मेरे पास होता है वो होता है 4 × 9। ओके, नाउ इसमें हमें ऐड करना है 1, तो हमारे पास क्या आएगा 0 0 0 0 1, यानी कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास आता है। 4 डिजिट नंबर नो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर नहीं हो सकता ना। द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर नो, 5 डिजिट लीस्ट नंबर यस। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा भी क्वेश्चन 13 जनवरी वाले पेपर में था। तो वाइल टीचिंग इन क्लास 6 स्टूडेंट्स, टीचर एक्सप्लेन दैट, टीचर ने ये एक्सप्लेन किया कि 6 + 4 = 4 + 6 होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, ये सभी प्रॉपर्टीज मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है तब जब हम सपोज कीजिए किसी सेट के अंदर, सपोज कीजिए मैंने रियल नंबर का सेट उठाया और उसके बाद उन दोनों एलिमेंट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन, स्टार डिनोट करता है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, तो कोई भी ऑपरेशन मैं अप्लाई करूँ वापस वो उसी सेट के अंदर चला जाए, तो वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। बट यहाँ तो देखिए कि a + b = b + a गिवन है, इस टाइप की प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती। एसोसिएटिव में हमारे पास 3 नंबर होते हैं, जितने भी मैं वेरिएबल यहाँ उठाती हूँ तो वो सभी रियल सेट में से या किसी न किसी सेट में से आएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a * b * c, यानी कि पहले मैं 2 का ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी मेरा आंसर आए वो इक्वल हो किसके, a * b * c के अगर इक्वल होता है तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बाकी बट यहाँ पर तो हमारे पास 2 ही नंबर हैं। नाउ थर्ड, ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि 2 नंबर मैं उठाऊँ किसी सेट के अंदर से, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करूँ, यानी कि a * b ऑलवेज इक्वल होना चाहिए b * a के, तो वो हमारे पास क्या होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो हमारे पास देखिए 6 + 4 इक्वल होता है 4 + 6 के, या 6 - 4 इक्वल नहीं होता 4 - 6 के, 6 × 4। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ एक्सप्लेन की गई है तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी नंबर को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। दैट मीन्स 1/a से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 1 आए, क्योंकि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सो ये प्रॉपर्टी जो ऊपर डिफाइन की है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी नहीं है। So option number third is our answer. Now next question is, which of the following is a prime number? You know very well, prime number जो होते हैं हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं, या तो वो क्या हो, डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ, यानी कि वो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर वो 1 से डिवाइड हो। और जो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं वो 2 से स्टार्ट होकर के 2 3 5 अप टू 7 चलता रहता है। तो इसमें जो नंबर देखिए 1 से डिवाइड होता है, 1 हमारे पास प्राइम नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से ही स्टार्ट होते हैं। 9 अगर हम चेक करें तो 9 3 की टेबल में होता है, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। 4 2 की टेबल में आता है, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। सो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर होगा, क्योंकि 2 जो है वो मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ, अगर किसी फ्रैक्शन को, सपोज कीजिए मैंने फ्रैक्शन ले लिया x/y, ये क्वेश्चन भी हमारा 13 जनवरी वाले पेपर में था इस टाइप का। इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ, अगर किसी फ्रैक्शन को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए एंड देन डिवाइड द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट शो में हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से, बाय इट्स रेसिप्रोकल, देन द फ्रैक्शन ऑब्टेन, तब जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा वो 2/10 डिवाइडेड बाय 27 हमें मिलेगा। क्लियर है? सो x को x से मल्टीप्लाई करें, दैट x² डिवाइडेड बाय y²। डिवीजन के साइन को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो डिवीजन के बाद वाला जो नंबर है वो मेरे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो यहाँ से हम 27 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 7 14,
5 और 10 मैं इसमें ऐड करूँ तो मेरे पास बनता है 64। सो हम इसे राइट कर सकते हैं 64 डिवाइडेड बाय 27। क्लियर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब आएगा और वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई क्यूब आएगा। इसका मीनिंग मैं इसको ऐसे राइट कर सकती हूँ, यानी कि एक्स डिवाइडेड बाय वाई का होल क्यूब, और यहाँ से मेरे पास आता है 4 डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x डिवाइडेड बाय वाई की जो वैल्यू आएगी वो 4 डिवाइडेड बाय 3 आएगी, जिसको हम राइट कर सकते हैं 3 1 जा 3, 1/1/3। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर, यानी कि इस नंबर में 0.01 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर 1.1 मिल जाए। तो मैंने क्या किया, इस नंबर के अंदर x ऐड कर दिया। क्लियर है, यानी कि x वो नंबर होगा जो मैं इसके अंदर ऐड करूँ तो मुझे ये आंसर मिल जाए। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो प्लस का साइन, प्लस का नंबर जब राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरो भी लगा सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको माइनस करना है 0.01 तो माइनस कर दीजिए। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ 0 बचेगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 एंड 1 में से 0 माइनस किया 1। बड़े टर्म के आगे साइन प्लस का था तो प्लस का ही आएगा। सो x जो नंबर है वो आपके पास आएगा 1.09। ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन algebraic ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ये लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं वो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। लाइक टर्म्स हमारे पास वो होती हैं जिनके पास वेरिएबल सेम हो, जैसे कि 7x प्लस 5x हो गया या माइनस के 6x हो गया। तो ये सारी जो टर्म्स होती हैं वो आपके पास लाइक टर्म्स होती हैं, यानी कि वेरिएबल सेम वेरिएबल और सेम पावर हो। और अनलाइक टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं, जिनके वेरिएबल डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे कि 7x 4y या फिर 4y स्क्वायर, है ना, माइनस के 6y की पावर -3। तो ये हमारे पास सारी क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स होती हैं। जब हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, जैसे कि सपोज कीजिए मैं लिखती हूँ 7x प्लस में 3y प्लस में 9x, तो ये टर्म एडिशन और माइनस के मैं लिख देती हूँ 2y। ठीक है, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं और लाइक टर्म्स में ही माइनस होती हैं, प्लस होंगी। अगर हम अनलाइक टर्म्स हैं, यानी कि 7x और 3y को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए किसी इक्वेशन में आपके पास ये गिवन हो तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते कि 7x प्लस 3y 10xy नहीं होगा। क्लियर है, हम एडिशन नहीं कर सकते, हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। बट ये बात ध्यान रखना कि आप 7x और 3y यानी कि अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि 7 3 21xy, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हो अनलाइक टर्म्स को, एडिशन नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अब हमारे ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि लाइक टर्म्स आर एडेड। यस, लाइक टर्म हमारे पास ऐड हो सकती हैं। लाइक टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड, लाइक टर्म्स हमारे पास सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ माइनस करके दिखाया। 3y के अंदर से हमने 2y माइनस किया। थर्ड ऑप्शन देखिए, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करें, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आर लेफ्ट एज दे आर। तो जब हमने यहाँ एडिशन किया या फिर यहाँ माइनस का भी साइन होता तो हम क्या करते, लाइक और अनलाइक टर्म्स को ऐसे ही छोड़ देते, यानी कि आगे उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता था। तो ये भी हमारे पास ठीक है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में कहता है कि ओनली लाइक टर्म्स आर मल्टीप्लाई, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स। इसके कहने का मीनिंग है कि सिर्फ और सिर्फ हम 7y को ही 2x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ लाइक टर्म ही लाइक टर्म से मल्टीप्लाई हो सकती है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने अनलाइक टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो मेरे पास ठीक नहीं है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, फॉर एन algebraic operations एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो मेरे पास ट्रू नहीं है, इसलिए मेरे पास जो ऑप्शन फोर्थ ही होगा आंसर होगा, क्योंकि हमसे नोट पूछा है तो नोट यानी कि जो है वही, जो नहीं है वही हमारे पास आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस इन ईयर्स ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5 and 7, 5 और 7 रेशियो, यानी कि हरी की जो प्रेजेंट एज है वो मेरे पास 5x है और हैरी की जो प्रेजेंट एज है वो मेरे पास 7x है।
क्लियर। 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल के बाद जो हरी की एज होगी, 4 years फ्रॉम नाउ, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। जो हरी की एज होगी वो क्या होगी, 5x+4 रेशियो, और जो हैरी की एज होगी वो 7x+4 होगी। जो इनका 4 साल बाद का रेशियो गिवन है वो हमारे पास है 3:4। इसको हम राइट कर सकते हैं 5x+4 डिवाइडेड बाय 7x+4 इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जो 20x प्लस 4 4 जो 16, 7 3 जो 21x प्लस 4 3 जो 12। गॉट इट। सो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास आ गया x एंड 16 में से हम 12 माइनस करें तो 4। दैट मीन्स आगे हमसे पूछा क्या गया है, देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज इनकी ये थी, हमारे पास x की वैल्यू आई है 4, तो हरी की जो प्रेजेंट एज है वो 5 × 4 दैट मीन्स 20 होगी, और हैरी की जो प्रेजेंट एज है वो 7 × 4 28 होगी। तो हरी की एज हमारे पास 20 है और हैरी की एज हमारे पास 28 है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका कैलकुलेशन करना है, आपने सोल्व आउट करना है। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करें तो 9 4 जा 36 की मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास 36 आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूँ तो 12 आए। तो 6 और 6 देखिए, -6 को -6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 36 आएगा, और -6 को -6 में ऐड करूँ तो मेरे पास 12 भी आएगा। यानी कि इसको मैं लिख क्या सकती हूँ, 4x² -12 को हम लिख सकते हैं -6x -6x+9। गॉट इट। और यहाँ से मैं x कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मैंने x को लिख दिया आगे। तो हमारे पास अंदर बचेगा ax, यानी कि इसमें से ax² और bx में से मैंने x कॉमन निकाला जो कि मैंने आगे लिख दिया। अंदर हमारे पास बचेगा ax + b डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म में से मेरे पास x कॉमन आ रहा है तो मैंने x निकाल दिया बाहर। अंदर मेरे पास बचेगा 2x - 3, x से x कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों टर्म में से मेरे पास कॉमन आता है 2x, तो 2x हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर मेरे पास बचेगा 2x माइनस, यहाँ से मेरे पास बचेगा 3। इन दोनों टर्म में से अगर मैं माइनस के 3 कॉमन निकालूँ तो मेरे पास अंदर बचेगा 2x - 3। गॉट इट। और यहाँ मेरे पास था ax + b डिवाइडेड बाय 2x - 3। इस टर्म के अंदर से और इस टर्म के अंदर से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2x - 3, तो अंदर हमारे पास बचेगा 2x - 3, एंड यहाँ हमारे पास है ax + b डिवाइडेड बाय 2x - 3। सो 2x - 3 से 2x - 3 कैंसिल आउट। न्यूमरेटर में हमारे पास बचता है 2x - 3 एंड ax + b। सो दिस इज आवर आंसर 2x - 3। इन दोनों में से हमारा आंसर हो सकता है नेक्स्ट ax + b। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ 2 डिजिट नंबर, कोई भी देखिए 2 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है ना, जैसे कि 10 हो गया 15 हो गया, यानी कि 2 डिजिट नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 10 से 99 तक। क्लियर है। तो इसके लिए मुझे यूनिट प्लेस चाहिए और टेंस प्लेस चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट किया मैंने, मेरा जो यूनिट प्लेस नंबर है, यूनिट डिजिट जो मेरे पास है वो हमारे पास है x, और टेंस डिजिट जो मेरे पास है वो मेरे पास है y। देखिए, कोई भी 2 डिजिट का नंबर, जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास 19 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 10 + में 9, यानी कि 10 × 1 + में 9, यानी कि यूनिट डिजिट एज इट इज आती है और टेंस जो डिजिट है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इस तरह से मेरे पास 2 डिजिट का नंबर फॉर्म होता है। तो हम यहाँ 2 डिजिट का नंबर बनाएं तो वो कैसे बनेगा, 2 डिजिट नंबर मेरा टेंस डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से और प्लस में मैं यूनिट डिजिट को ऐड करूँगी, तो ये मेरे पास 2 डिजिट का नंबर बन गया। क्लियर है। अभी तक हमने सोल्व किया है इसको इफ इन अ 2 डिजिट नंबर, तो हमने क्या किया 2 डिजिट नंबर फॉर्म किया, जिसके लिए यूनिट डिजिट को लेट किया, टेंस डिजिट को लेट किया और 2 डिजिट नंबर फॉर्म किया कि 10 डिजिट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस यूनिट डिजिट लिखा। आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, द डिजिट इन 10 प्लेस, 10 प्लेस की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंस डिजिट की जो टेंस प्लेस पे जो मेरे पास डिजिट है एक्सीड वो ज़्यादा है द डिजिट इन यूनिट प्लेस बाय 4।
देखिए ये जो है ना 10th डिजिट की, जो 10th प्लेस पे जो डिजिट पड़ी है वो 4 नंबर ज़्यादा है यूनिट डिजिट से। तो ये ऑलरेडी यूनिट डिजिट नंबर से 4 ज़्यादा है, तो ये इक्वल कब आएगी? जब मैं यूनिट प्लेस वाली के अंदर मैं 4 ऐड कर दूंगी। समझ आ गया आपको ये चीज़? देखिए द डिजिट इन 10th प्लेस, ये जो 10th प्लेस की डिजिट है ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, तो ये यूनिट वाली के इक्वल कब होगा? जब मैं यूनिट प्लेस वाले डिजिट के अंदर 4 ऐड कर दूंगी। ओके, आगे कहता है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 1/7, सम ऑफ द डिजिट यानी कि डिजिट का सम क्या है? इज 1/7 ऑफ द नंबर, नंबर मैंने क्या फाइंड आउट किया था? 10y + x। बस इसकी कैलकुलेशन करना और क्वेश्चन सोल्व हो गया। इफ अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो मेरे पास x + 4 है, तो हम y के प्लेस पे x + 4 पुट कर देंगे इक्वल टू 1/7 10, y के प्लेस पे मेरे पास आएगा x + 4 + x। आई होप समझ आ गया होगा आपको। यहाँ देखिए हमारे पास बनेगा 2x + 4 इक्वल टू 1/7, यहाँ से मेरे पास बनेगा 10x, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 + x। दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 2 = 14x + 7 4 = 28, एंड यहाँ मेरे पास आएगा 11x + 40। सो x वाली टर्म्स को हम इकट्ठा करें तो मेरे पास क्या आएगा? 3x इक्वल टू 40 में से 28 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 12। सो x इक्वल टू 4 मेरे पास वैल्यू आ गई। निकालना क्या था क्वेश्चन में? देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन द नंबर, तो यूनिट प्लेस का नंबर जो मैंने x सेलेक्ट किया था वो मेरे पास क्या है? 4 है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। पहले हमने 2 डिजिट का नंबर बनाया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये दोनों चीज़ें हमें कही गई उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया और कैलकुलेशन कर ली। Now next question is, if x is the simple interest, x क्या है? मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है जिसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम t डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, आगे क्या गिवन है? x इज द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन रुपीज दिस, दैट मीन्स प्रिंसिपल जो मेरे पास है वो हमारे पास है 30,000 और रेट मेरे पास है 15% एंड टाइमिंग हमारे पास है 3 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या निकालना है? देन द वैल्यू ऑफ 2x + 50 मुझे निकालना है, यानी कि पहले हम x की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे, उसके बाद इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास 2x + 50 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो p की वैल्यू हमारे पास है 30,000 मल्टीप्लाई r मेरे पास है 15 इंटू टाइमिंग 3 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 3 = 9, 9 15 = 135 एंड 2 0 आपके पास आ जाएंगे। तो ये मेरे पास आई है x की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हमें वैल्यू निकालनी है 2x + 50, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस क्या आ जाएगा 50। सो 2 0 0 2 5 = 10, 2 3 = 6 और 1 7 एंड 2 + 50, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 27050। So 27050. Yes, so option number second is our answer. Now next question is, if x, y and z respectively represent the number of faces, edges and vertices of hexagonal pyramid. देखो एक क्वेश्चन आपके पास आया था प्रिज्म का और पिरामिड का। अब प्रिज्म और पिरामिड की फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है? पहले तो आप ये देखिए, प्रिज्म में ना जैसे कि सपोज कीजिए ट्रायंगल है, दोनों बेस अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कही जाती है तो हमारे पास क्या होता है? इसको ना ऐसे समझ नहीं आया क्योंकि ये 3D फिगर है। वेट अ मिनट, यस, अगर सपोज कीजिए कि मैं ये फिगर बनाती हूँ, है ना, प्रिज्म में क्या होता है आपके पास? दोनों के दोनों, अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात होती है तो दोनों बेस और अपर साइड आपके पास ट्रायंगल होंगे, ठीक है। अगर ट्रायंगुलर पिरामिड की बात होती है ना तो सिर्फ इसमें जस्ट ओनली बेस आपके पास ट्रायंगुलर मिलेगा, ऊपर एक सिंगल पॉइंट होगा जिससे ये सभी पॉइंट्स कनेक्ट होंगे। क्लियर है? 3D फिगर है तो थोड़ा इमेजिन करके देखना आप इसको। तो ऐसे ही अगर पेंटागनल प्रिज्म की बात है तो हमारे पास क्या होंगे? दोनों बेस और अपर साइड दोनों इसकी पेंटागन होंगी और इसको क्या किया जाएगा? इस तरह से मीट कर दिया जाएगा, ठीक है।
अगर मेरे पास पेंटागन पिरामिड होता ना तो उसका क्या होता, सिर्फ बेस होता पेंटागन हमारे पास, ऊपर एक सिंगल पॉइंट होता है जिससे ये सारे के सारे क्या होते, अटैच होते। ठीक है, तो ये फिगर है ना आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कितने फेसेस होंगे, कितने एजेस होंगे। हमारे पास हेक्सागोनल पिरामिड की बात है तो हेक्सागोनल पिरामिड मेरे पास कैसा होगा, वन, ये हेक्सागोनल हम बेस को ड्रॉ करेंगे और ऊपर एक सिंगल पॉइंट होगा जिससे ये सभी साइड्स क्या होंगी, कनेक्ट होंगी, सभी वर्टिसेस कनेक्ट होंगे। थोड़ा ना इसको इमेजिन करके देखना क्योंकि 3D फिगर को 2D फिगर पे ड्रॉ करना थोड़ा टफ होता है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अब हम इसमें फाइंड आउट करें तो वर्टिसेस मेरे पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्टिसेस हमारे पास होंगे। फेसेस मेरे पास कितने होंगे, एक तो बेस वाला फेस और एक फेस देखिए ये वाला 1, सेकंड ये वाला फेस 2, थर्ड ये वाला फेस और फोर्थ ये वाला 5 6 एंड 7, 7 ही मेरे पास क्या होंगे, फेसेस होंगे। और एजेस की मैं बात करूं यानी कि साइड्स की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मेरे पास एजेस होंगे। तो मैंने आपको ना एक फॉर्मूला भी बताया था कि F प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। अगर आप एजेस ना भी निकाल पाए तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। जैसे कि फेसेस मेरे पास 7 है, वर्टिसेस मेरे पास 7 है, इस प्लस के 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो आपके पास एजेस आ जाएंगे, यानी कि 7 7 14 माइनस 2 12 हमारे पास एजेस आ गई। यानी कि जो अब इन्होंने क्या कहा, एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन पे आते हैं, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फेसेस, यानी कि फेसेस को बोला गया है एक्स, ठीक है। सेकंड वाई एजेस, यानी कि वाई को एजेस बोला गया है, एंड जेड हमारे पास है वर्टिसेस। क्लियर है। सो देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हम x की वैल्यू मेरे पास है 7 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 12 एंड z की वैल्यू मेरे पास है 7, इस डिवाइडेड बाय 2 एंड इस सारे का होल स्क्वायर हमें निकालना है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि अगर आप पिरामिड और प्रिज्म की फिगर के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाएंगे ना तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस, फेसेस और एजेस आए ना वो भी डिफरेंट आएंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो इनको हम ऐड करें 7 7 14 एंड 14 और 12 हमारे पास हो गया 26 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 2, कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा 13 एंड 13 का जो स्क्वायर मेरे पास होता है वो 169। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रायंगल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द साइड। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें गिवन है। एक साइड आपके पास है 2p माइनस 1, 2p प्लस 1 एंड 12। क्लियर है। नाम मैंने इस ट्रायंगल को दे दिया ABC। फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ट्रायंगल P मस्ट ऑलवेज बी, तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए। तो साइड्स में ना एक रिलेशन होता है कि इस ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड को आप ऐड करें वो तीसरी से हमेशा बड़ी होंगी। जैसे सपोज कीजिए मैं AB को ऐड करती हूँ BC के अंदर तो ये हमेशा AC से बड़ा होगा। क्लियर है। अगर मैं मान लीजिए BC प्लस CA को ऐड करूँ तो ये ऑलवेज AB से बड़ा होगा, एंड CA प्लस में AB को हम ऐड करें तो ये ऑलवेज BC से ग्रेटर होगा। तो आप देख लीजिए कौन सी साइड को उठाते हैं। सपोज कीजिए कि मैं AB और AC को उठाती हूँ, यानी कि AB प्लस में जो AC है वो ऑलवेज मेरे पास ग्रेटर देन होगा BC से। AB की वैल्यू हमारे पास है 2p माइनस 1 प्लस AC की वैल्यू मेरे पास है 2p प्लस 1, ग्रेटर देन होना चाहिए हमेशा 12 से। सो 1 से 1 कैंसिल आउट, 2p प्लस 2p 4p इज ग्रेटर देन 12। सो P की वैल्यू हमारे पास आ गई ग्रेटर देन 3, यानी कि ऐसे ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए P की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। इक्वल टू 2.5 नो, इक्वल टू 3 नो, इक्वल ग्रेटर देन 2.5 नो, ग्रेटर देन 3। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डिग्री। ऐसा भी क्वेश्चन 13 जनवरी वाले हमारे पेपर के अंदर था। तो डिग्री में हमें वैल्यू निकालनी है 4 and 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 90 एंड प्लस 2/3 90। मीनिंग क्या है कहने का, 4/2/3 किसका निकालना है, इसका मीनिंग तो यही है ना, 4 and 2/3
ऑफ अ राइट एंगल, ये हमें निकालना है। क्लियर है? सो 4 9 जा 360 प्लस 3 3 जा 9 0 16। तो इनको हम ऐड करें 6 6 12 एंड 4 420 हमारे पास आंसर आएगा। ये डिग्री में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इन चारों में से यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगल देखो ऐसा होता है ना, और स्क्वायर हमारे पास ये होगा, रोम्बस हमारे पास ये होता है, और पैरेललोग्राम हमारे पास ये होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन चारों फिगर्स में से द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स मीट करते हैं। तो इनमें से किस फिगर का डायगोनल जो है वो 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर का मीनिंग 90 डिग्री पर मीट करता है, ये आपको बताना है। तो ये चीजें ना कुछ मैथ्स में याद रखने वाली चीजें होती हैं, वैसे तो आपको फिगर से ही पता चल जाएगा। ये एंगल देखो कभी भी 90 डिग्री का नहीं होता, यानी कि रेक्टेंगल में कभी भी डायगोनल 90 डिग्री पर मीट नहीं करते, बट स्क्वायर के अंदर करते हैं। रोम्बस के अंदर भी जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं, बट पैरेललोग्राम में भी डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे मीट कभी नहीं करते। यानी कि स्क्वायर और रोम्बस ऐसे दो फिगर्स हैं जिसपे डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे मीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल कभी भी 90 डिग्री पे मीट नहीं करते। यस, रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल हमारे पास 90 डिग्री पे मीट करते हैं, बट पैरेललोग्राम का नहीं करता। रोम्बस है तो यहाँ रेक्टेंगल भी है, तो रेक्टेंगल का भी कभी नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है ना, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि इस फिगर को, सपोज कीजिए आपने एक पेपर लिया है, तो उसको बीच में से अगर मैं फोल्ड कर दूं ना या कट कर दूं, तो ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल इक्वल हो, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट दो साइड इक्वल होती हैं। जैसे सपोज कीजिए ये साइड मेरे पास इसके इक्वल है, अगर मैं इसका मीडियन ड्रॉ कर लूँ, यानी कि इस ट्रायंगुलर शेप को अगर बीच से यहाँ से मैं कट कर दूँ, तो मेरे पास ये जो पार्ट है और ये पार्ट है बिल्कुल सेम होगा। अच्छा, काइट फिगर कैसी होती है, ये ऐसे फिगर होती है काइट, ऐसे। तो काइट में क्या होता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड है ना इसके इक्वल होती है, तो ये भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें मिलती है। क्लियर है? बट पैरेललोग्राम कैसी फिगर होती है, ऐसी फिगर होती है जिसको अगर आप बीच से कट करोगे ना तो कभी भी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। सर्कल कैसी शेप होती है, सर्कल में तो देखिए जितने भी इसके डायमीटर होते हैं वो सही भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इसकी इनफाइनाइट मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी कि इनमें से सर्कल का भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है, काइट का भी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी मिलता है, बट हमारे पास पैरेललोग्राम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। और क्वेश्चन में पूछा था कि किसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो पैरेललोग्राम की हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो। सपोज कीजिए एक क्यूब मेरे पास ये है, ओके, और सेकंड जो क्यूब है वो हमारे पास है ये। तो इन दोनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम 1 मैं नाम देती हूँ और सेकंड वाले को वॉल्यूम 2 मैंने नाम दिया, जो कि हमारे पास कितना है 27/64। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यूब का साइड क्यूब, यानी कि साइड 1 का क्यूब, इसकी साइड 1 है अगर तो, और साइड 2 का क्यूब इक्वल टू हमारे पास है 27/64। अगर रेशियो को हम इस तरह से लिखें कि S1 डिवाइडेड बाई S2 का होल क्यूब भी हम राइट कर सकते हैं, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट। सो S1 की वैल्यू अगर कंपेयर करें दोनों को तो मेरे पास आई है 3, और S2 की जो वैल्यू हमारे पास आई है 4। अभी तक हमने वन लाइन को सोल्व किया। आगे हमें निकालना क्या है, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इनका होता है 6 साइड 1 का स्क्वायर, और सेकंड वाले का सरफेस एरिया होगा 6 2 साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास ये होता है। क्लियर है? सो यहाँ से मैं S1 इसको हम लिख सकते हैं 6S1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6S2 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
6 से 6 कैंसिल आउट, S1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 की वैल्यू हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, जिसको आप राइट कर सकते हैं 9:16। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। ये मैं समझा रही हूँ आपको तब टाइम लग रहा है, अगर आपके बेसिक क्लियर है और आपको अच्छे से समझ आ गया ना तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली ना हमें पता है कि वॉल्यूम क्यूब में होता है तो इसकी साइड जो है वो 3 आएगी यहाँ से, और यहाँ से जो साइड आएगी वो हमारे पास 4 आएगी। अब आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया में साइड का स्क्वायर होता तो डायरेक्ट 9 और 16, तो डायरेक्ट इसका आंसर आना है। मैंने समझाया है आपको, एक्सप्लेन किया, इसलिए इसमें टाइम लगा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the area of a rectangle of length 18 cm is equal to the area of sphere of side 12 cm। पहली लाइन में जो भी कहा है वो हम राइट करते हैं। एक रेक्टेंगल है जिसका 18 लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ हमें नहीं मालूम, और दूसरा हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 12 है, और इनके एरियाज एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 गिवन है। सपोज कीजिए एरिया 1 मैंने रेक्टेंगल का एरिया शो किया है और एरिया 2 को मैंने साइड का एरिया शो किया है। तो आपको पता है इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ और इसका एरिया होता है साइड इनटू साइड। तो लेंथ की वैल्यू आपके पास 18 है इनटू बी, और साइड यहाँ से आपके पास है 12 मल्टीप्लाई 12। सो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय में 18। 6 2 जा 12, 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा। ओके, सो b की वैल्यू मेरे पास आ गई है यहाँ से 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर रेक्टेंगल का जो मेरे पास होता है वो होता है 2l प्लस b। l की वैल्यू मेरे पास 18 है और b की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 8। सो दिस इंप्लाइज दैट 18 और 8 मेरे पास होगा 26, और 2 को मैं 26 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 6 12, 2 2 4 एंड 5 सेंटीमीटर, तो 52 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास पेरीमीटर आएगा इस रेक्टेंगल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 104 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ तक हम जो दिया हुआ है वो फिगर ड्रॉ करते हैं। ट्रेपेजियम एक ऐसी शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल, इवन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, और दो बाकी जो साइड होती हैं वो हमारे पास नॉन पैरेलल होती हैं। क्लियर है? मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी एंड डी। इसका जो पेरीमीटर है दैट मीन्स मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये मेरे पास सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर होता है जो कि हमारे पास 104 गिवन है। आगे पढ़ें तो एंड ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ईच यानी कि दोनों साइड इक्वल है, यानी कि ए डी इक्वल है बी सी के, जो कि आपके पास 20 एंड 20 गिवन है। एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है वो 16 है, तो यहाँ से भी जो हाइट होगी वो भी 16 होगी। क्लियर है? तो सपोज कीजिए मैंने ए बी को एक्स लेट कर लिया, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये भी यहाँ पर भी मेरे पास, अगर सपोज कीजिए मैं इन दोनों पॉइंट को ई और एफ का नाम दे दूँ, तो मेरे पास ई एफ की जो वैल्यू होगी वो भी एक्स होगी, है ना। सो अब हमारे पास देखिए ए डी ई जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, दैट मीन्स हाइट परपेंडिकुलर ही होता है हमारे पास। बाय ट्राइंगल ए डी ई अगर हम लेते हैं तो यहाँ से देखिए मेरे पास हाइपोटेन्यूज का काम करेगा 20, बेस का काम करेगा डी ई, और परपेंडिकुलर का काम करेगा ए ई। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाती हूँ तो मेरे पास डी ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 20 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर होल ओवर रूट। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। सो 20 का स्क्वायर मेरे पास होता है 400 माइनस 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256 होल ओवर रूट। सो 10 में से मैं 6 माइनस करूँ तो 4, एंड 9 में से हम 5 माइनस करेंगे 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। सो आपके पास वैल्यू डी ई की जो आई है वो 12 आई है। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं एफ सी की वैल्यू निकालूँ वो भी हमारे पास 12 आएगी। क्लियर है? सो पेरीमीटर के अकॉर्डिंग अभी यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, यानी कि क्या होगा पेरीमीटर ए बी जो की वैल्यू आपके पास है x, बी सी की वैल्यू आपके पास है 20। अब ये कंप्लीट सी डी कैसे आएगा, देखिए सी डी आएगा 12 प्लस एक्स प्लस 12, यानी कि 12 प्लस 12 हमारे पास कितना होगा 24 प्लस एक्स। इस सी डी के प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ 24 प्लस एक्स।
आई होप समझ आ गया होगा आपको। ये कंप्लीट सी डी साइड हमने राइट किया है और डी ए जो है वो मेरे पास 20 गिवन है इक्वल टू 104। सो इनको कैलकुलेट करें हम तो x प्लस एक्स मेरे पास होएगा 2x, 20 प्लस 20 मेरे पास होगा 40 एंड प्लस 24 इक्वल टू 104। 2x इक्वल टू 104 माइनस क्या होगा 4 एंड 6। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 10 में से 6 माइनस किया 4, 2x इक्वल टू हमारे पास आ गया 40 और x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ गई 20। अब आगे क्या निकालना है, देन इट्स एरिया। एरिया हमें राइट करना है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई h। ठीक है, a हमारे पास पैरेलल साइड यानी कि ये कंप्लीट a है और ये कंप्लीट b सी डी है। ठीक है, b हमारा सी डी है। तो हाफ ऑफ a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20, यानी कि ये मेरे पास 20 है। तो कंप्लीट सी डी कैसे आएगा 20 प्लस 12 और प्लस 12। तो ये टोटल जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सी डी मेरे पास आएगी 20 प्लस 12 प्लस 12, है ना। तो 20 प्लस 12 प्लस 12 2 2 4 2 3 4, तो 44 जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली साइड आ जाएगी। ओके, सो सम ऑफ साइड यानी कि 20 प्लस 44 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट मेरे पास 16 गिवन थी, 2 1 जा 2 8 जा 4 6 मल्टीप्लाई 8, तो मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आएगा 8 4 जा 32 5 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया किसका, ट्रेपेजियम फील्ड का। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन था, इसका पेरीमीटर गिवन था तो हमने पेरीमीटर राइट कर दिया यहाँ। हाइट गिवन थी, नॉन पैरेलल साइड्स गिवन थी, तो यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, अप्लाई की और यहाँ से मुझे डी ई की वैल्यू मिल गई। दैट मीन्स मेरे पास कंप्लीट सी डी साइड मिल गया, है ना। सी डी साइड मिल गया तो हम आगे इसके एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियन ऑफ अ डेटा। मीडियन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहता है इट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर ऑफ डेटा। मीडियन क्या होता है, किसी भी डेटा का जो मिडिल पॉइंट जो होता है वो हमारे पास होता है। एक्सट्रीम डाटा यानी कि साइड वाली वैल्यू, किनारों वाली वैल्यू को अगर मैं चेंज भी कर दूं तो मीडियन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्सट्रीम स्कोर से ना जस्ट ओनली इफेक्ट पड़ता है तो वो अर्थमेटिकल मीन को पड़ता है। क्लियर है, अर्थमेटिकल मीन को हमारे पास क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है इससे। इट इज सेम एज फाइंडिंग मीन। तो क्या मीडियन जो है मीन के इक्वल ही होता है, नो मीन के इक्वल नहीं होता और ना ही मीडियन को एक्सट्रीम वैल्यू से एक्सट्रीम स्कोर से इफेक्ट पड़ता है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, नो। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि जो मीन होता है मेरे पास माइनस मोड इक्वल होता है हमारे पास 3 मीन माइनस मीडियन। तो यहाँ से अगर मैं मीडियन की मेरी वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, देखिए मीन माइनस मोड माइनस 3 मीन इक्वल टू माइनस मीडियन 3 मीडियन, है ना। तो यहाँ से मेरे पास आता है माइनस कॉमन निकाल दूँ तो 2 मीन एंड प्लस के मोड डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू आती है हमारे पास मीडियन की। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास मीडियन कभी भी इस वैल्यू के इक्वल नहीं होता। इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर ऑफ डेटा। यस, कि मीडियन को कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ता कि एक्सट्रीम स्कोर उसके कितने चेंज होते हैं या कितने नहीं होते, क्योंकि मीडियन का मीनिंग होता है सेंटर वाला पॉइंट हमें निकाल के लेके आना कि बीच में कौन सी वैल्यू आती है। क्लियर है। सो इसमें हमसे क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कभी भी अफेक्ट नहीं होती एक्सट्रीम स्कोर से। क्लियर है। पहले मैं बोला था कि अफेक्ट होती है, ये रॉन्ग था। क्या वो मीडियन मीन के इक्वल होता है, नहीं, ये भी नहीं होता। मीडियन की वैल्यू मीन प्लस मोड डिवाइडेड बाय 2 होती है, ये भी नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन 10 स्लिप्स विद नंबर 1 to 10। एक बॉक्स में 1 to 10 तक हमारे पास स्लिप्स राइट है, यानी कि टोटल नंबर्स हमारे पास हैं ये
ओके, 1 नंबर ऑन अ 1 स्लिप, स्लिप्स पे 1 to 10 नंबर्स लिखे, 10 अलग अलग सेपरेट स्लिप्स बनाई और उसके बाद क्या किया, उन सबको मिक्स कर दिया, विच हैव बीन मिक्सड वेल, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और उनमें से एक स्लिप निकाला, विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसको बिना देखे हमने एक स्लिप निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 6 कौन कौन से नंबर होंगे, ग्रेटर देन 6 जो नंबर होंगे वो मेरे पास होंगे 7, 8, 9 एंड 10, क्लियर है। तो फेवरेबल जो केसेस मेरे पास आए हैं वो हमारे पास 4 हैं और टोटल जो केसेस हैं वो मेरे पास हैं 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिजिट ग्रेटर देन 6, वेट अ मिनट, यस, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ग्रेटर देन नंबर, ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन 6, तो हमारे पास क्या होगा, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, 2 2 4, 2 5 10, दिस इम्प्लाइज दैट 2/5 हमारे पास होगा आंसर, हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने 14 जनवरी 2023 का मैथ वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। हम डेली एक एक पेपर लेंगे इसी टेट का, ताकि जितना जल्दी हो सके हमारा सिलेबस कवर हो सके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ थैंक यू, then please like, share and subscribe it. Thank you and have a nice day.